ठीक है, अपन ने क्या देखा था कि सिस्टम वो होता है जिसको स्टडी करते हैं, और उसके अलावा बाहर वाली पार्ट को सराउंडिंग, दोनों को मिलकर यूनिवर्स ये कह दिया था। और बाउंड्रीज के बारे में देखा था, आपकी जो बाउंड्रीज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की बॉर्डर को बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री इमेजनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। एक बाउंड्री होती है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बाउंड्री भी होती है। एडियाबेटिक बाउंड्री कैसी होती है? जिसमें कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना तो मास ना एनर्जी, है ना। उसके बारे में भी अपन देखेंगे। पहले अभी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 टाइप के सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज मतलब कैसा होता है? क्लोज मतलब बंद सिस्टम, ओपन मतलब खुला सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अकेला सिस्टम जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है? ओपन है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज कैसी है? यहाँ से ओपन है, यहाँ से कुछ भी अमाउंट जो भी है ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा देखो, इसकी बाउंड्रीज से यहाँ से कोई सी भी चीज़ आ सकती है या फिर क्या हो सकता है? जा सकती है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में क्या ट्रांसफर होगा? दैट मीन समथिंग कैन बी ट्रांसफर, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो सकता है? एनर्जी और मैटर। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या हो सकता है? एनर्जी जा सकती है। एक्सचेंज 2 चीज़ों का हो सकता है, एक तो मैटर का भी और दूसरा किसका? एनर्जी व एनर्जी। मैटर मतलब क्या होता है? मास। जैसे क्या हो सकता है? बाहर से कुछ इसके अंदर भी चला जाए, और या यहाँ से कुछ अंदर से बाहर भी चला जाए। मैटर, मैटर मतलब मास, और एक्चुअली मास इज अ एनर्जी। मास क्या होता है? एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या? मैटर, दूसरा क्या? एनर्जी। एनर्जी भी क्या हो सकता है? ट्रांसफर। एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर? जैसे सिस्टम क्या है, अगर मान लो खुला है, खुला है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये गर्म होगा बर्तन तो ठंडा हो जाएगा, और अगर बाहर गर्मी है और ये ठंडा है तो ये बर्तन गर्म हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? एक्चुअली बर्तन के अंदर की पूरी हीट क्या होगी? या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट क्या होगी? बाहर जाएगी। हीट क्या होता है? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या होता है? एक टाइप एनर्जी। हीट और टेम्परेचर अलग होता है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है, बट इट इज नॉट हीट। हीट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो एक्सचेंज दोनों का होगा। ओपन सिस्टम में क्या होगा? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो सकती है? एक्सचेंज हो सकती है। क्लियर है? इसको अपन ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड दी ओपन सिस्टम। डायग्राम वगैरह ऐसे तो बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, बट यू कैन जस्ट मेक द डायग्राम ऑल्सो। क्लियर है? और क्या दे रखा है? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ओपन बीकर इन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। जैसे आपने अगर कुछ एक ओपन बीकर होना चाहिए, उसमें कुछ भी रिएक्टेंट रखा हुआ है, तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके बीच में बाउंड्री कौन सी है? बाउंड्री किसको माना है? ये ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ से करा रहे हैं? ये बाउंड्री, इसको क्या बोल रखा है? बाउंड्री। मतलब यहाँ तो ओपन बाउंड्री है ना, बाउंड्री से ही हो जाएगा। तो अब ये इसकी इंसुलेटिंग हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब है ही नहीं। देखो आगे अपन पढ़ेंगे कि क्या है ये सरफेस कैसी है। मान लो इस सरफेस से भी क्या है, यहाँ से कुछ ना कुछ हीट जा सकती है। सरफेस से भी क्या है? हीट जा सकती है ना। तो पर अभी अपन ने किसकी स्पेशल किसकी फोकस करते हैं? अपन ओपन सिस्टम में बाउंड्री की बात करते हैं। ठीक है, वी फोकस ऑन बाउंड्री। और बाउंड्री किस चीज़ की? इमेजनरी। आपको दिखती है क्या? नहीं। ठीक है, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। दूसरा क्या होता है? क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? अच्छा, ओपन सिस्टम में समझ गए, देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, बस सिंगल पॉइंट में। दूसरा क्लोज सिस्टम मतलब एक ऐसा बर्तन जिसको अपन ने क्या कर दिया? अब आप इसी बर्तन की बात कर लो, इसी बर्तन को क्या कर दिया अपन ने? अब आप को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक टाइप से एक सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे हाँ, अब आप क्या सोचते हो इसमें क्या ट्रांसफर हो सकता है? बताओ। ये पूरा क्लोज है, मतलब इसके अंदर जितना भी आपने लिक्विड रखा हुआ है, क्या यहाँ से मास का एक्सचेंज हो सकता है? नहीं। मास क्या होता है? मास मतलब समझते हो, जैसे आपका कोई बर्तन है जिसमें आपने रखा हुआ है, पूरा ढक्कन है,
उसको क्लोज किया हुआ है ना। तो मास का एक्सचेंज होने का मतलब जैसे आपने चाय रख रखी बीकर के अंदर, थर्मस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एक बस बंद डब्बे में क्या कर दी, स्टील के डब्बे में रख दी। अब स्टील के डब्बे की सरफेस क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। उससे क्या होता है, हीट आपकी आदान प्रदान हो जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। थर्मस में ऐसा नहीं, थर्मस अभी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में हीट का आदान प्रदान हो जाता है, हीट आ भी सकती है जा भी सकती है, ठीक है, पर मास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मास अंदर बाहर जाने के लिए जगह होनी चाहिए, खाली गैप तो है नहीं, जाएगा कहाँ से। अपन ये सब चीज़ें आइडियल सिचुएशन में मानते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत तो सब में चलता है ना, मास भी कम ज़्यादा होता है, बट उसको अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। एक्चुअली कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता है, क्लोज सिस्टम 100% नहीं होगा, ओपन सिस्टम तो खैर ओपन ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी विल एक्सचेंज, ये आपको स्कूल में भी बताया होगा, है ना, बताया होगा, ठीक है, सुन लिया। क्या एक्सचेंज होगा, एक लाइन में सीधे, कोई ज़्यादा फोकस डिटेल में नहीं जाना। एनर्जी विल एक्सचेंज, मास विल नॉट एक्सचेंज। मास को मैटर बोलता है, ये केमिस्ट्री क्या बोलता है, मैटर बोलता है। तो इसमें जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब एनर्जी को मैंने ENG लिखा है, आएगी और जाएगी दोनों हो जाएगा ना, डाउन और अप दोनों एरो से बता रखा है। चलो ये क्लोज सिस्टम हो गया। अब तीसरा सिस्टम इसमें बनता है कौन सा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है अपने तलब में अकेला पड़ा हुआ, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम किस टाइप से सिस्टम होगा। अच्छा, क्लोज सिस्टम के बारे में बहुत देख लेते हैं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, ये सब चीज़ें किस किस के बीच में होगी, याद रखना, सिस्टम वर्सेस सराउंडिंग। हाँ, मतलब बाउंड्री की जस्ट उधर वाला और जस्ट इधर वाले, इनके बीच में ही होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टर इन द क्लोज मेटल मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, इसके लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, सबसे पहली चीज कंडक्टिंग कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग मतलब हीट के लिए कंडक्टर हो। कंडक्टर का मतलब हीट को आने जाने के लिए रास्ता दे, है ना, जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटल कंडक्टर्स होते हैं। तो भाई तुमने अगर ये मान लो प्लास्टिक का बना दिया, तो या फिर ऐसी चीज का बना दिया जो हीट का कंडक्टर नहीं है। हीट का कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसको गर्मी दो तो गर्म हो जाए, ठंड दो तो ठंडा हो जाए, जनरली अधिकतर चीजें कंडक्टर होती है। तो ये चीज, ये बॉडी जो आप बना रहे हो, ये इंसुलेटिंग नहीं होना, ये कैसी होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जैसे अपन इंसुलेटर किसकी, पूछोगे किसके इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी के कि हीट के। भाई इंसुलेटर अपन बात करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, आप बात करोगे कि इंसुलेटर, तो आप पूछोगे किसकी बात कर रहे हो, हीट की बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो। तो अभी अपनी बात पूरी किसकी है, हीट की है। तो अपना यहाँ पे सरफेस इंसुलेटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिस्टम ही ऐसा है कि इधर से ना तो आने दे रहा है हीट को, ना जाने दे रहा है। सिस्टम क्लोज जरूर है, पर किसको आने जाने नहीं देगा, मास को। एनर्जी को आने जाने बिल्कुल देगा, उसके लिए स्वागत है, आपके लिए दरवाजा खुला है, पर मास को ना आने देगा ना जाने देगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आइसोलेटेड सिस्टम, लास्ट सिस्टम। अच्छा भैया, अब एक ही चीज बच गई, बताओ क्या, अगर मैं इसकी सरफेस को क्या कर दूं बेटा, कंडक्टिंग को हटा के क्या रख दूं, इंसुलेटिंग। सरफेस को क्या कर दिया, इंसुलेटिंग कर दिया। इंसुलेटिंग कर दिया तो अब क्या होगा, इंसुलेटिंग का मतलब ना तो हीट को भी आने देगा न जाने देगा, और मास को भी ना आने देगा ना जाने देगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ना तो एनर्जी, दोनों ही इधर से उधर नहीं होगी। इसका जीता जाता एग्जांपल क्या होता है, थर्मस फ्लास्क, ठीक है, तो जनरली इसको थर्मस बोलते हो आप। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्री क्या होना चाहिए, क्लोज की ओपन, क्लोज। अगर ओपन होगा ढक्कन खुला होगा यहाँ से,
तो फिर तो तुम्हारा सिस्टम काम का ही नहीं, तुम आइसोलेटेड नाम क्यों दे रहे हो, भले इसे बाउंड्री इंसुलेटिंग बनाई है तुमने। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ें होती है आपके बारे में, ये सिस्टम के बारे में डिटेल क्लियर हो गई है, इसके बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मैं एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ अधिकतर, जहाँ जहाँ चीज़ें एनसीईआरटी में डिफिकल्ट दी होगी वहाँ से मैं आपको अलग अलग टॉपिक मटेरियल लेके बता दूंगा। ठीक है, बाकी शुरू में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको कोई सी भी अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ईजी लैंग्वेज में दिया है। तो अच्छा, आप किसी भी सिस्टम, अब आपने सिस्टम बनाया, अब आपने क्या बनाया है, सिस्टम बनाया, तो अभी सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, नए नए वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी, मतलब नए नए वेरिएबल्स आएंगे इसमें। तो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि उस सिस्टम को आप बता सको कैसा है, ठीक है, आप कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हो, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ गैस, है ना, इसको कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। अच्छा, इसमें जब भी हम बात करेंगे ना, तो एक चीज़ का है, जैसे आप क्या होता है, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमारा पेट का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब खाना खाने के पहले आप क्या थे, दुबले, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हल्का बहुत फर्क पड़ेगा। अपन एकदम से ऐसा मत बोल देना कि सर मैं तो होता ही नहीं हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, पर आपने जो भी खाया वो मांस तो अंदर गया, अभी मांस अंदर गया तो आपके शरीर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का वो डेल्टा चेंज तो करेगा। ठीक है, तो जब भी अपन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो बात करेंगे हमेशा किसकी, याद रखना हमेशा, पूरे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी। अच्छा, फिजिक्स में भी चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स और ये थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल अलग होता है। केवल आपको लगेगा कि एक दो, हाँ, कार्नोट इंजन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, आपको लगेगा कि ये चैप्टर सेम है, पर एक्चुअली में दोनों में टॉपिक्स भी अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को अलग से ही पढ़ना है। केमिकल भी होगा, कार्नोट इंजन, इलास्टिसिटी, अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है, सबकी स्टेट्स के लिए अपन मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे उसका मास क्या है, ठीक है, और बहुत सारी, हाँ, उसके डायमेंशन, टाइम, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब की बात कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही करते थे फिजिक्स में। पर ये तो केमिकल से, केमिकल में क्या बताओगे, इसकी पोजीशन की वेलोसिटी क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इस टाइप की बात तो नहीं कर सकते ना अपन ने। तो इसीलिए सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए क्या की गई है, एक फिक्स चीज़ को बना दिया गया है, जिसको बोल रखा है क्या यहाँ पर, in thermodynamics a different and much simpler concept of state of a system is introduced। स्टेट को बताने के लिए, स्टेट क्या हो सकती है आपकी, फिजिकल स्टेट, इट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको बताने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया है केमिस्ट्री ने। ठीक है, तो आपको पूरे डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसका मोशन कैसा है, सब कुछ क्या है। ठीक है, वी डील विद एवरेज, मतलब एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज बना दी, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए एक एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज बना दी, एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज को बना दिया है। ठीक है, एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज को बना दिया है। तो इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, एक स्टेट फंक्शन और एक स्टेट वेरिएबल। इसके अंतर्गत दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो स्टेट फंक्शन आता है एक चीज, और दूसरा क्या आता है, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ये एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज दो टाइप से होती है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन लिख लो। स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल, और लिखी हुई है आपको बुक में, द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हाँ, जो है ना वो लिख लिया आपने, मतलब किसी भी चीज़ की स्टेट बतानी है आपको थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, हर एक गैस की स्टेट अलग होती है या लिक्विड की स्टेट अलग होती है, लिख लिया। स्टेट वेरिएबल,
स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। हाँ, स्टेट लिख लिया। तो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टी की जरूरत होगी ना। जैसे अपन जैसे बात करते हैं फिजिक्स में, तो बात कर लेते हैं अपन वेलोसिटी की, बात कर लेते हैं टाइम की, बात कर लेते हैं, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर किसी भी गैस की स्टेट बताने के लिए, अच्छा गैस किसी टेम्परेचर पे कुछ है, किसी टेम्परेचर पे कुछ है, उसकी स्टेट क्या है? हर बार अलग अलग होती है। तो ऐसी चीज़ को बताने के लिए अपन स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों और में मतलब एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या है? या तो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो कौन कौन से स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल होते हैं? सबसे पहले तो उनके नाम देख लेते हैं। स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कौन कौन से? पी, वी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर अपन जैसे वहाँ पे वेलोसिटी बोल देते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम कोई एनालॉजी नहीं है, हम यहाँ पर कोई एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि वॉल्यूम को यहाँ पर मोशन वाली वेलोसिटी बोल देंगे क्योंकि वी से वी मैच हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेट वेरिएबल है। और इनको स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? आप लिखो पी, वी, टी, एन आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल? पी, वी, टी, एन। केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट वेरिएबल किसको बोल रखा है? 4 चीज़ों को, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इनको स्टेट वेरिएबल क्यों कहते हैं? लिख लो, व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन भी आ जाएगी और व्हाई दे आर कॉल्ड। स्टेट वेरिएबल वो चीज़ होती है बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन, because their value, they are called state variables because their value depends only on state of the system। because ये बीच में पॉइंट दे रखा है आपको, जो ब्लैक बोर्ड दे रखा है ना, वहीं से मैं बता रहा हूँ आपको। पी, वी, टी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन बिकॉज दे आर वैल्यूज, है ना, बोर्ड में दे रखे हैं जो बीच में पैराग्राफ में, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। अच्छा, स्टेट सिस्टम का क्या हो सकता है? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, मतलब उसकी स्टेट क्या है? आपका जैसे आपका मूड हर समय क्या है? अलग होता रहता है। भाई ज़्यादा प्रेशर है, पढ़ाई का लोड है तो आपका मूड ऑफ है। ठीक है, आपका एग्जाम खत्म हो गया, मूड चेंज हो गया, कहीं घूमने जाना है, मूड चेंज हो गया। इस तरीके से गैस का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन चारों चीज़ों को देखोगे तो उसका क्या पता चल जाएगा? स्टेट पता चल जाएगा। इसकी खासियत ये होती है स्टेट वेरिएबल की कि ये डिपेंड करते हैं किस पे? दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। जैसे ही पर्टिकुलर टेम्परेचर है, आपने जैसे चाय गर्म करी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने चाय गर्म करी तो यहाँ से आग लगा के करी इसको, है ना, या फिर यहाँ पे इसमें हीटर डाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, या फिर इसको क्या है, गीजर में रख दिया आपके जो नहाने का है। आ रही बात समझ में? कुछ भी समझ लो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि चाय गर्म कैसे हुई है, हाउ इट इज रीच्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस गर्म हो रही है और उस समय अपने को क्या देख लेना है? ये चीज है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टेट ऑफ द सिस्टम कहा गया है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब ये इट डज नॉट, क्या लिखा है आपने? देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? स्टेट ऑफ सिस्टम पे। क्या प्रेशर बदल जाएगा? क्या चाय को हीटर से गर्म करोगे? क्या वॉल्यूम बदलेगा? क्या नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा? कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज में क्या इधर से गर्म किया और इधर से गर्म किया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। आपने वो चीज कैसे की है, केमिस्ट्री में कभी भी ये मैटर नहीं करता। आप बस बात करते हो हाँ कि ये इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो बस आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो देयर नंबर्स डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ सिस्टम। ये नंबर किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे? ये लिख लो, किस पे डिपेंड करेंगे? सिस्टम का नेचर कैसा है, वो वहां पर आया कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ये स्टेट वेरिएबल किसकी स्टेट बताएंगे? सिस्टम की, सराउंडिंग की नहीं।
हरी बात समझ में? सराउंडिंग की स्टेट आप बता भी नहीं सकते क्योंकि सराउंडिंग उसके अलावा बहुत बड़ा है और है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा केमिस्ट्री बोलती भी है, आपको उसमें दे रखा है कि हमें केवल बात किसकी करनी है, सिस्टम की। भाई जिसके ऊपर काम करना उसकी बात करो, सबकी बात नहीं करना हमें। चलो उसके बाद है इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डाली आपको बुक में दे रखी है। ये पूरा एनसीईआरटी से बना हुआ है। ठीक है, हाँ, द इंटरनल एनर्जी अच्छा दिया हुआ है इसमें, एज अ स्टेट फंक्शन। कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं बाद में तब देखेंगे, समझाने के लिए कहीं से भी मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ मेन चीज़ आपको समझना। ठीक है, सो अच्छा, जब भी अपन फिजिक्स की बात करते थे तो फिजिक्स में आपने तमाम तरीके की एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, ये वो, है ना। तो ये सारी चीज़ के लिए आप अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती थी, आप निकालते थे इसमें। ठीक है, अब भाई सिस्टम तो ये भी, तो इसकी भी तो एनर्जी बोलेगा कि भाई हमारी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, हमारी भी ये निकालो, हमारी एनर्जी भी निकालो, रोटेशन एनर्जी मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है उसकी निकालो। तो भैया ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, है ना। सिस्टम क्या है, सिस्टम आपको, अच्छा एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी जूल, किलो जूल, कुछ भी वर्क डन किया एनर्जी है, उसमें कुछ ना कुछ। अब एनर्जी क्या है कि आ भी सकती है और जा भी सकती है, मतलब एनर्जी का गेन भी हो सकता है, एनर्जी का लॉस भी हो सकता है, पर वो एनर्जी कौन सी है, तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इन सबको एक ही एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को क्या बोल दिया जाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसको क्या बोल दिया जाता है, इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? अब टोटल एनर्जी में सब आ गया, सब कुछ, मतलब अगर किसी ने बोला कि एनर्जी ड्यू टू रोटेशन तो वो भी आ जाएगा, किसी ने बोला एनर्जी ड्यू टू मोशन तो ये वो भी आ जाएगा, किसी ने बोला पोटेंशियल एनर्जी वो भी आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी आप सोच सकते हो ना, बस उसने क्या कर दिया, एक ही सबको एक ही चीज़ में डिफाइन कर दिया। अच्छा हुआ एक ही में कर दिया, नहीं तो आपको ज़्यादा लफड़े पड़ जाते, सबके बारे में अलग अलग बात करनी पड़ती। ठीक है, पहले इतनी मोटी किताबें हैं और उसकी साइज बढ़ जाती। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसको बोलते हैं। ठीक है, द थर्मोडायनामिक्स एज वी कॉल इट एज अ इंटरनल एनर्जी यू। अच्छा, इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इसको सिंबल क्या बताया जाता है, यू। अब समझ गया, इंटरनल एनर्जी मतलब कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये वो सब, केमिकल एनर्जी, आपको किससे समझना है, वो एनर्जी, बस वो उसने बोल दिया है कि एक चीज़ पढ़ लो, उसके अंदर सारी एनर्जी का समावेश है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ के बारे में बात नहीं करना है। सारी बात समझ में क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस पे? तीन चीज़ों पर, वर्क, हीट, द जनरल हीट, हाँ, सबसे पहली चीज़ किस पे, वर्क, हीट। नहीं, बुक के हिसाब से चलते हैं, पहली चीज़ उसने बुक दिया होगा और यहाँ पे पॉइंट में उसने हीट लिया है, कैसे भी पढ़ लो। ठीक है, वर्क दिया है पर वो 3 पॉइंट उसके ऊपर, वर्क के ऊपर, वहाँ पे हीट दिया है, आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। वर्क है ना, हीट, वर्क एंड मैटर। अच्छा, हीट क्या आ सकती है, इनटू और आउट, मतलब किसी भी सिस्टम में हीट क्या है, इनकमिंग हो सकती है या आउटगोइंग। मैंने ऐसे एरो लगा दिया क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़े, आप उसको लिख लो, हीट इन और आउट, तो भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है क्या, वर्क डन। वर्क डन में भी क्या हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है। वर्क डन दो टाइप की हो सकता है। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ कि हीट सिस्टम में क्या आ जाती है, इन हो सकती है, या सिस्टम से क्या हो सकती है, हीट आउट हो सकती है। वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। एक होता है बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, और ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सिस्टम के ऊपर किया जाने वाले वर्क, ऑन द सिस्टम। मेटर इंटर्स और मेटर लीव्स। मेटर क्या हो सकता है, या तो इंटर कर सकता है या फिर क्या हो सकता है, लीव कर सकता है। मैं काम की चीज़ें देख रहा हूँ, बस जो जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ, यही कीवर्ड है, यही लिखना है, यही पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसमें जो लिखा है मेन पॉइंट मैंने छाट के, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ में भूल ना जाऊँ, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग बुक ऑल्सो। अब अपन को सबकी डिटेल में बात करनी है, तो सबसे पहली चीज़ किसकी बात करेंगे, वर्क डन। बुक के हिसाब से चलते हैं, उसने दिए 3 पॉइंट है, हीट होना चाहिए पहला, पर फिर भी अब बुक के हिसाब से वर्क है तो हम बात किसकी करते हैं, वर्क की। इसको हटा दें, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे क्या, वर्क डन। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन वो है, स्टेट वेरिएबल वो चीज़ होते हैं जो डिपेंड करते हैं केवल स्टेट पर, उसको कोई मतलब नहीं कि वो स्टेट कहाँ से आई है, ठीक है। वो हमेशा अपने उस पर्टिकुलर चेंज पे, वो चेंज कैसे किया गया उसके ऊपर आधार नहीं रखते। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो मैंने बताया, आपने कोई सी चीज़ को गर्म किया है, चाय गर्म की, पानी गर्म किया, तो वो चाय गर्म, पानी गर्म कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल क्या था और फाइनल कैसा था, उसके बीच में आप उसको कैसे लेके आए इनिशियल से फाइनल तक, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स थे और स्टेट फंक्शंस थे। हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी कि इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन की तरह काम करता है। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक तरीके का स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। सारी बात समझ में। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल दोनों यहाँ पे और लगा के दिया है, आपने बुक में देख लिया। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस। किसी भी चीज, आप किसी भी चीज़ की स्टेट को बता सकते हो या तो स्टेट वेरिएबल से या फिर स्टेट फंक्शन से, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन कौन सा हुआ, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हीट, वर्क और मैटर। मैटर मतलब मास, कितना मास जा रहा है, कितना मास आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, मतलब वो चेंज कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये चाय यहाँ पर रखी थी एक T1 टेम्परेचर पे और बाद में कितने पे हो गई, T2 में। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। आप बात करोगे कि भैया, आपने बात की कि भैया T = 10 मिनट पे थी ये कुछ, है ना, 12:10 पे कुछ, और ये हो गई कुछ 12:15 पे। तो अब हाँ, आप इसमें क्या देखोगे, इंटरनल एनर्जी की बात करोगे जब भी, तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी डिफाइन नहीं है। हमेशा क्या डिफाइंड है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या होती है, याद रखना, एनर्जी कोई सी भी हो वो हमेशा बदलाव होती है, एनर्जी हमेशा बदलती है, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ना क्या कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो। तो अपन रेफरेंस के लिए एनर्जी को 0 मान लेते हैं, किसी भी एनर्जी को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं कि भैया इस साइड पे एनर्जी कितनी है, 0। तो इससे ऊपर गए तो एनर्जी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। इससे नीचे गए तो एनर्जी क्या हो गई, घट गई। पर अपन फिर भी किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, एक रेफरेंस पॉइंट। अब वो डिफरेंस से बात करते हो हमेशा बात, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंस लेना पड़ता है ना। तो ठीक उसी टाइप से आपको इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी एक टाइप का क्या स्टेट फंक्शन है। वो चेंज कैसे किया गया उससे कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बस। क्लियर है। 3 चीज़ों पर आधारित है, हीट, वर्क एंड मैटर, ठीक है। हीट आ जा सकती है, वर्क सिस्टम के ऊपर किया जा सकता है, सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है, और मैटर आ सकता है या जा सकता है। अगर ये तीनों में बदलाव हुआ, किसी 2 में या 1 में या तीनों में मिलके, तो फिर आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बदल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अब छोटा सा आपको मतलब एक डेरिवेशन आएगा जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो हमारा इंटर एनर्जी जिस पर डिपेंड करती है, डेट इज कॉल्ड दी वर्क। क्लियर है। सबसे पहली चीज़ हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। वर्क के बारे में तो आपको पता है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की भाषा में और केमिस्ट्री की भाषा में। वर्क की यहाँ पे अपन वर्क को मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा। बाकी बेसिक वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, अच्छा मान लेते हैं सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है कुछ, इसमें यहाँ पे कुछ मैटर वगैरह भरा हुआ है और इसकी वॉल क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मैंने आपको बताया था, एडियाबैटिक कैसी वॉल होती है, एडियाबैटिक वॉल आपकी इंसुलेटिंग होती है। इंसुलेटिंग के लिए एक नया नाम क्या है, एडियाबैटिक, ठीक है ना। एडियाबैटिक मतलब हाँ, दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम एज अ एडियाबैटिक, जो हीट को अलाउ नहीं करने देगा इधर से उधर। ऐसी हाँ, एक तरीके से ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया,
हीट आदान प्रदान नहीं होगी। अच्छा, हीट के लिए अपन सिंबल क्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्यू। तो मैं लिख देता हूँ कि ऐसा सिस्टम लिया जिसका डेल्टा क्यू क्या? 0। चेंज मतलब नहीं है, चेंज मतलब इसकी पहले हीट मान लेते हैं Q1 थी, बाद में भी कितनी थी? Q1। तो Q1 माइनस Q1 कितनी है? 0। मतलब चेंज कितना है उसका? हीट का चेंज 0। तो अब इस तरीके से अपन ने क्या लिया? एक सिस्टम लिया है जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। अब अपन ने क्या किया? वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और इन ए इंसुलेटेड बीकर। थर्मस फ्लास्क ले लो या क्या ले लो? इंसुलेटेड बीकर ले लो। दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट। हालांकि थर्मस बीकर में तो हीट भी एक्सचेंज नहीं होती और मास भी एक्सचेंज नहीं होता है, पर अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हीट की। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? एक टाइप से वी कॉल दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम एज एडियाबेटिक। मतलब वो बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है। द मैनर in which the state of such system may be changed will be called as a adiabatic process। अच्छा, अब इसमें अगर स्टेट को बदलाव किया जाएगा, इसमें क्या किया अपन ने? स्टेट का बदलाव किया। तो किस मैनर से किया, किस तरीके से किया, किस प्रोसेस से किया? तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। पर स्टेट क्या हो जानी चाहिए? बदल जानी चाहिए। हमारी बात समझ में? स्टेट क्या होना चाहिए? मान लेते हैं इसकी स्टेट कुछ S1 है, आपने कुछ चेंज किया पर उस समय कौन सी प्रोसेस से किया? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस से मतलब आपने ना तो हीट दी ना हीट ली, फिर भी उसका स्टेट कितना हो गया? S2। आई बात समझ में? स्टेट जब S1 था तब यहाँ पे कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कुछ n होगा, और जब स्टेट 2 थी तब यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ और n होगा। हो सकता है कुछ अलग अलग हो, सेम हो, डिफरेंट हो, अपन कैलकुलेट नहीं करने बैठ रहे हैं, अपन बस समझ रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया है? हीट को आने जाना नहीं दिया। अच्छा, अब एक ही चीज़ बचती है, इंटरनल एनर्जी बदलनी है, तो क्या करोगे? मास भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये सिस्टम कैसा है आपका? आइसोलेटेड है। अब क्या चीज़ बदलेंगे? इसकी स्टेट बदलने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कैसे कर सकते हो? वर्क। भैया एनर्जी किस तरीके से बदली जा सकती है? 3 तरीके से। पहला, या तो हीट इधर उधर कर दो। अब हीट इधर नहीं करी तो फिर भी तुम्हारी स्टेट बदल रही, तो तुम बोलोगे चल ठीक है हीट 0 होगी, मतलब हीट में चेंज क्या होगा? नहीं होगा। मास इधर उधर नहीं हुआ तो तुम बोलोगे ठीक है मास इधर उधर नहीं हुआ। फिर तीसरा क्या बना? वर्क। तो अब वो भी इधर उधर नहीं हुआ तो स्टेट कहाँ बदलेगी रे? तो एक तो बदलना ही पड़ेगा ना। अब वर्क डन क्या है? मान लो यहाँ पे पिस्टन लगा दिया आपने। क्या किया? यहाँ पे आपने क्या किया? लेटस से पिस्टन लगा दिया। ये कुछ सिस्टम था, इसको हटा के क्या किया आपने? पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगाया। अब पिस्टन से आपने क्या किया? इसको प्रेस किया तो लेटस से पिस्टन कुछ यहाँ पे आ गया। पिस्टन कहाँ पर आ गया? अपनी जगह छोड़ के कुछ इतना को डिस्प्लेसमेंट करके पर्टिकुलर इस प्लेस पर आ गया। अब तो स्टेट बदल गई। आपने क्या बढ़ाया? प्रेशर। अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ाने के लिए आपने क्या लगाया? फोर्स। समझ में आ रही बात? क्या हीट इधर से उधर जाएगी? मीटर भी नहीं जाएगा। अब क्या बदला? आपने मतलब प्रेशर बदला, इसका प्रेशर में ज़्यादा किया, मतलब आपने इस सिस्टम के ऊपर काम किया। एक्चुअली क्या हुआ? आपने कुछ वर्क किया है। इसको क्या बोलते हैं? कि यू हैव डन समथिंग ऑन द सिस्टम, यू हैव सम वर्क ऑन द सिस्टम। तो ये हमने क्या किया? दिस इज कॉल्ड दी वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको क्या बोलता है? वर्क डन ऑन दी सिस्टम। आई बात समझ में? वर्क डन ऑन दी सिस्टम। अच्छा बताओ, अगर ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम है तो वर्क डन बाय दी सिस्टम क्या होगा? अच्छा, ये वर्क डन, हाँ मतलब उल्टा हो जाएगा। अब पिस्टन चिपका हुआ था,
तो कुछ भी मत करो, प्रेशर अगर है मान लो और एकदम से पिस्टन अपने आप छूट गया तो क्या हो गया कि ये जो सिस्टम था इसने काम किया उस पिस्टन के ऊपर उल्टा। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, आप इसको नीचे प्रेशर लगाते हो तो आपको क्या होता है, उल्टा महसूस भी तो होता है, वापस से छूट जाता है। तो जो उल्टा महसूस होगा आपको, जो छूट जाएगा यहाँ से इस तरीके से पिस्टन ऊपर, वो किसके द्वारा वर्क होगा, बाय द सिस्टम। तो अपन ने दो तरीके की बात करी, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। दोनों ही में एनर्जी क्या होगी, बदलेगी। कौन सी एनर्जी, जिसको किससे बताते हैं, यू से। सारी बात समझ में, दोनों ही चीज में स्टेट क्या बदलेगी, चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या बताओ, स्टेट पहले S1 थी तो ये स्टेट S2 हो जाएगी। मान लेते हैं इस पॉइंट पे स्टेट कितनी थी, S1, तो दूसरी स्टेट कितनी हो गई, S2। आई बात समझ में। अच्छा, जब स्टेट S1 थी तो इसने अच्छा टेम्परेचर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ है सिस्टम का। जब आप इसको प्रेशर करोगे, लगाओगे, तो आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, अरे टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाया तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, प्रेशर ऊपर से दे तो रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। इन्वर्सली का एक ही था, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घटेगा, जगह छोटी होती है, प्रेशर बढ़ाने से जगह छोटी होती है ना। तो ये बॉयल्स लॉ, ठीक है। अभी लॉज वगैरह जनरली इधर तो भूल जाओ, पर इतना तो तुमने पढ़ा, पीवी टीवी और ये सब लॉ पढ़े हुए हैं। अब अगर मान लो आपने प्रेशर लगाया तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। अच्छा, पहले जब ये S1 स्टेट पे था, है ना, ये डेल्टा क्यू सिस्टम का कितना है, 0। जब ये S1 स्टेट पे था तब आपका टेम्परेचर कितना होगा, लेटेस्ट से T1, टेम्परेचर कितना होगा, T1। इसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा, मान लेते U1, कितना होगा, U1 कुछ ना कुछ एनर्जी। जब ये S2 पे आया तब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2, तब इसकी एनर्जी भी कितनी हो गई, U2। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। वी कैन चेंज दी, और इसको अपन ने क्या बोला है, इस बुक वाले ने UA और UB लिया है, मैं भी UA UB ले लूँ क्या, चलो तुमको याद रहेगा। ये SA मतलब पहली स्टेट को उसने क्या बोल रखा है, ऐसे। जब इसने पिस्टन को दबा दिया उस स्टेट को क्या बोल रखा है, B, तब टेम्परेचर कितना हो गया, B, और इसका इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, UB। अच्छा, कितना टेम्परेचर बढ़ा, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। मतलब आपने दो तरीके से किया है, वी डू सम मैकेनिकल वर्क। अच्छा, ये टेम्परेचर, चलो ठीक है, यहां पर आपने क्या किया है, पिस्टन वाला काम इसमें नहीं किया है। इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, जैसे एक तरीका आपने तो क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर था ये, और टेम्परेचर को क्या किया, इस सिस्टम को क्या दिया आपने, एनर्जी दी। सिस्टम को क्या दिया आपने, एनर्जी कितने जूल से दी, लेटेस्ट से 1 किलो जूल से दी। अब किसी भी माध्यम से दी एनर्जी, देखो इस केस में भी बढ़ रही है। एक और तरीका हो सकता है एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अगर आप हीट ना तो इधर से इधर ले जाना चाहते हो, ना इधर से इधर ले आना चाहते हो, तो इसकी एनर्जी और कैसे बढ़ा सकते हो बताओ। एक तो तरीका मैंने बता दिया कि चलो पिस्टन से दबा दिया है, ये भी वही है। आप इसको क्या कर सकते हो, पेडल से घुमा दो, इससे क्या है वो है ना, कुछ वर्क डन करना है आपको, तो 1 किलो जूल का आपने क्या किया, वर्क डन। अब वर्क डन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपने क्या किया, वो मथनी होती है ना, छाछ बनाने वाली, वो घुमा दी, चर 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 वो है, या कुछ पेडल लगा दिया, है ना। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, छाछ बनाने वाली, या इलेक्ट्रिक आपने क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया, तो भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर लगाने से भी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। तो दो तरीके से, बुक वाले ने ये पिस्टन वाला एग्जांपल नहीं दिया है। एग्जांपल कौन सा दिया उसने, हाँ पिस्टन वाला एग्जांपल आगे आएगा, बट सेम चीज़ है वो भी, पिस्टन वाला एग्जांपल आगे दिया। आप इसको दो तरीके से क्या कर सकते हो, इसके स्टेट में बदलाव कर सकते हो। सबसे पहला क्या, अच्छा हीट तो आना नहीं, न जा रही है, तो वर्क डन करना है। वर्क क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी, मतलब इसको एनर्जी क्या देनी है, तो एनर्जी कैसे भी दे दो। एक रॉड लगा दो इस पर, 1 किलो जूल की एनर्जी देनी, मतलब 10 किलो जूल जितना भी लेना है एक ले लो। या फिर आपने क्या किया, ऐसी मथनी लगा दी, पेडल लगा दिया, पेडल से भी कुछ वाटर जो होता है रोटेशन घूम घूम के पानी गर्म होता है, ठीक है, तो ये कर दिया आपने, कुछ भी एक एनर्जी का फॉर्म यहाँ पे दे दिया है। तो उन सभी तरीके में आपने वर्क डन जो भी किया उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी बनी, 1 किलो जूल। हरी बात समझ में। तो वन वे क्या है इसमें, कुछ मैकेनिकल वर्क किया, से 1 किलो जूल बाय रोटेटिंग सेट ऑफ स्मॉल पेडल एंड देयर बाय चर्निंग द वाटर। चर्निंग मतलब इस तरीके से मथनी से आप घुमाते हो ना,
उस तरीके से। लेट द न्यू स्टेट कॉल्ड बी, दूसरी स्टेट कितनी बन गई बी। टेम्परेचर पहले कितना था टी ए, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया टी बी। अच्छा, ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर कौन सा रहेगा टी बी। हम सीधे से बोल सकते हैं कि टी बी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा टी ए से। क्यों? क्योंकि भाई तूने एनर्जी ली है, इसको अगर एनर्जी मिलेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना टेम्परेचर में बदलाव हुआ, डेल्टा टी कितना हुआ टी बी माइनस टी ए। तो जितना टी बी माइनस टी ए होगा उतना ही डेल्टा यू भी होगा। मतलब भैया यही चीज केमिस्ट्री ने बताई है, जितना आपका टेम्परेचर में बदलाव हुआ उतना उसकी एनर्जी में भी बदलाव होगा। एनर्जी में बदलाव उसको नहीं, एनर्जी में डेल्टा यू कितना हुआ यू बी माइनस यू है, इसकी एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी। मतलब पहले कुछ थी टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग नहीं, पहले कुछ एनर्जी थी, पहले मान लो इसके पास एनर्जी थी कितनी जीरो मतलब एनर्जी थी नहीं। आपने कितनी एनर्जी दी 1 किलो जूल, जीरो से कितनी दे दी 1, डिफरेंस कितने का हुआ 1 किलो जूल। आ रही बात समझ? अब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि पहले इसके पास पहले से ही एनर्जी थी, मतलब पहले पानी पहले ऑलरेडी गर्म था 50 डिग्री पे था। हर बार जरूरी थोड़ी कि जीरो रहेगी, हो सकता है कि पानी के पास पहले ही एनर्जी थी, मतलब गर्मी उसके अंदर पहले से ही थी, आप उसको और गर्म कर रहे हो तो भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, या आपने कुछ 0 डिग्री पे लिया हुआ है, मतलब पानी क्या है ठंडा एकदम, तो तब भी एनर्जी बढ़ेगी। भाई हमें तो किसकी बात करना है डिफरेंस की बात करना। अब डिफरेंस कितना भी हो सकता है, आप उसको 10 से कितने पे ले गए हो 50 से, या 50 से कितने पे ले गए हो 100 पे, कुछ भी 50 से 10 पे भी ले जा सकते हो। हालांकि इसमें आप क्या कर रहे हो टेम्परेचर को कम कर रहे हो। आ रही बात समझ में ना? टेम्परेचर कम करने से फिर चीज़ें और भी बदल जाएगी, वो माइनस में आएगी वैल्यू, उसका भी मतलब है। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है 50 माइनस 10 कितना 40, यहाँ पे कितना आ रहा है 100 माइनस 50 कितना 50। मतलब अपने जो है पहला तरीका क्या हो गया कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया या फिर कुछ वर्क डन किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, आपने क्या किया वर्क डन किया, वर्क डन करने से टेम्परेचर बढ़ा। वर्क डन किसके द्वारा किया पहले तरीके में मैकेनिकल वर्क। यहाँ पे कुछ भी आपने इसको पिस्टन वगैरह हटा के अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ कुछ भी इस टाइप से लगा दूँ जो चीज़ को क्या कर रही है इसको पेडल वगैरह गर्म कर रही। दूसरा तरीका वी नाउ डू एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज 1 किलो इलेक्ट्रिक वर्क विद द हेल्प ऑफ रॉड। या तो रॉड लगा लो तब भी आपका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। भाई 1 किलो जूल आप पेडल मार रहे हो, उससे अच्छा क्या है रॉड लगा लो। पेडल मारने में हो सकता है समय ज़्यादा तक आपको पेडल लगाने पड़े, रॉड लगाया। पेडल मतलब आप वो मत समझो कि साइकिल का पेडल ला के और मैं घुमा रहा हूँ उसके ऊपर साइकिल चला रहा हूँ। ठीक है, होते हैं मतलब इस टाइप के पेडल जो इंटरनली चर्न करते हैं पानी को, उसमें पेडल लगे होते हैं, ऐसी सिस्टम लगा होता है, तो आप उसको इस तरीके से घुमाते हो लाइक दिस, वो भी इसको पेडल ही बोलोगे पर साइकिल वाले पेडल से सिमिलर है। आप उसको हाथ से भी घुमा सकते हो, पेडल मतलब पेडल है, यू कैन यूज एनी वे टू रोटेट इट, हाथ से पैर से किस तरीके से भी आप घुमा सकते हो। ठीक है, आप साइकिल के उससे भी घुमाओगे तो चल जाएगा। जैसे पानी आपने क्या है वो आपका जो चलता है व्हील उसके नीचे लगा दिया और ऐसा रखा है कि घूमे जा रहा है तो पानी क्या हो जाएगा गर्म होने लग जाएगा, उसके फ्रिक्शन से ही पानी गर्म होने लग जाएगा हीट, पर बहुत समय लगेगा। खैर एनीवेज अपने को वो चीज़ की बात नहीं करनी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इनफैक्ट दिस एक्सपेरिमेंट जो भी था ये जूल्स ने किया था एंड वाज श्योर दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम नो मैटर हाउ इट वाज डन। ये चीज़ लिख लेना, ये लिख लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम no matter how it was done, amount of work done on the system, comma, no matter how it was done, ब्रैकेट में irrespective of path, ब्रैकेट क्लोज, irrespective of path, produce the same change of state, produce the same change of state, produced the same change of state। ठीक है, मतलब जो मैंने बताया उस लाइन का कंक्लूजन है, प्रोड्यूस दी सेम चेंज ऑफ स्टेट। कंक्लूजन समझ गए? मतलब स्टेट कैसे बदली उससे डिपेंड नहीं करता, पर स्टेट बदल गई
यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम वगैरह भी कुछ ना कुछ पहले था और बाद में कुछ लेटेस्ट से बदला होगा। तो अल्टीमेटली आपकी स्टेट एक तो टेम्परेचर के बदलाव से हुई, जो कि आपने किया क्या था, वर्क डन किया तो टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर के डिफरेंस को नोट किया आपने। एनर्जी भी पहले कुछ T1 थी, बाद में कितनी हुई T2, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी नोट किया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, कितना एनर्जी का बदलाव हुआ, तो पहली चीज़ पता चल गई। ठीक है, सो बाय IUPAC कन्वेंशन दो चीज़ें आप लेते हो। अच्छा, इस तरीके के वर्क डन को मैंने बोला था इस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में कर रहे हैं अपन। ये कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, एडियाबेटिक। तो इसलिए वर्क डन के लिए क्या लिखा जाता है, WAD। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, हीट का ट्रांसफर नहीं होने देंगे हम। अगर हीट ट्रांसफर से तुम कर देते तो फिर ये घुमा क्यों रहे हो, डायरेक्ट हीट बन जाती है ना, फिर चेंज तो यूं ही हो जाता ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने इसको ये प्रोसेस का पार्ट लिया। तो इस समय जो वर्क डन हुआ उसको क्या बोला, WAD। AD मतलब एडियाबेटिक, मतलब कोई हीट को ना तो आने देंगे ना जाने देंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ होती है, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, मैं W ऑन लिख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। ये IUPAC कन्वेंशन है। जैसे इसकी एनर्जी कितनी थी, 10 किलो जूल, आपने और कुछ फिरक नहीं घुमा दी तो 10 से कितनी होगी, 15। तो इसकी एनर्जी बढ़ी की घटी, बढ़ी। या 0 थी, 0 से 5 एनर्जी दे दी तो कितनी होगी, 5। 0 से 5 कर दी, बढ़ी की घटी, बढ़ी। अब मान लो ये सिस्टम खुद काम करेगा,